हेलो दोस्तों, डी के क्लासेस .23 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है 10th क्लास का मैथ सब्जेक्ट के सभी फार्मूला के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्या है, एक से बड़ा हुआ धन पूर्णांक। मतलब है कि ये आभास संख्या का परिभाषा दिया गया। आभास संख्या का परिभाषा क्या होता है कि वैसी संख्या जो जो खुद से और एक से विभाजित हो उसे आभास संख्या कहते हैं। प्रारंभ की कुछ आभास संख्या दिया गया है। एक ना तो आभास संख्या है और ना ही यौगिक संख्या है। आभाज आभाज्यों की संख्या अनंत होती है। दो सबसे छोटी एवं एक सम आभाज्य संख्या होती है। ए और बी सआभाज्य संख्या कहलाते हैं। ए और बी सआभाज्य संख्या कहलाते हैं जब उसका क्या हो, मौसो एक हो। धन पूर्णांक जो आभाज्य नहीं है, मतलब वैसे धन पूर्णांक जो आभाज्य नहीं है, वो क्या कहलाएंगे, यौगिक संख्या कहलाएंगे। यौगिक संख्या मतलब भाज्य संख्या कहलाएंगे। अब प्रत्येक यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में अद्वितीय ढंग से व्यक्त किया जाता है। मतलब जितने भी यौगिक संख्या अद्वितीय मतलब एक एक ही ढंग होते हैं व्यक्त करने का, और उसे आभास संख्या में व्यक्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, दो संख्या का मौसो और दो संख्या का लौसो निकालेंगे। अगर दोनों का गुना कर देंगे तो वे क्या हो जाएगा, दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो आपका लौसो बराबर फार्मूला दिया गया है और यहाँ पे मौसो बराबर फार्मूला दिया गया। ये फार्मूला जो वैलिड होता है सिर्फ सिर्फ दो संख्याओं के लिए वैलिड है, तीन संख्याओं के लिए वैलिड नहीं है। अब देखिए आगे फार्मूला क्या है, परिमेय संख्या का परिभाषा दिया गया है और अपरिमेय संख्या का परिभाषा दिया गया है। तो इन सभी को भी देख लेना है क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको तो याद ही रखना है आप सभी को कि पाई कौन सा संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान अगर पूछा जाए तो पाई का मान क्या होता है, 22/7 वे एक परिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या का ऋण, देखिए एक अपरिमेय संख्या का अगर ऋण तो अपरिमेय संख्या होगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग और अंतर हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यदि ए एक अपरिमेय संख्या है तो उसका उल्टा भी अपरिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भाग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। विरोधाभास की विधि दिया गया है। ये सब आप सभी को देख लेना है। यहाँ देखिए क्या दिया गया है, 7 नंबर में, यदि आभास संख्या पी क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी क्यू को भी विभाजित करेगा। इन सभी के बारे में डिस्कशन क्लास में डिटेल में किए हैं, लेकिन अभी क्या करना है, आप सभी को शॉर्ट में रिवीजन करते जाना है। देखिए और क्वेश्चन नीचे दिया गया है कि उन परिमेय संख्याओं को जिनका दशमलव प्रसार शांत है वह इतना के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो इतना के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, शांत परिमेय, शांत बोला जाता है। और जो p/2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, वो क्या होगा, अशांत होगा। अब देखिए ये क्या है, बहुपद है। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना इतना के शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -d/a होता है। ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स के शून्यांक दिया गया है, क्या दिया गया, अल्फा दिया गया है और बीटा दिया गया है, तो ये द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला जो होता है पी एक्स बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। देखिए इसको लैंग्वेज में भी ये फार्मूला दिया गया है कि अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल, जहाँ ए अज्ञात अचर है। यदि किसी त्रिघात बहुपद पी एक्स के शून्यंक अल्फा बीटा और गामा हो तो उसके लिए भी त्रिघात बहुपद का सूत्र दिया गया है। तो इससे क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में कभी कभी क्या बार बार पूछा जाता है कि त्रिघात बहुपद अगर आपको 3 शून्यंक दिया गया है तो त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें, तो उसमें यही फार्मूला यूज होता है। अब देखिए यदि शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल दिया रहे तो शून्यंकों और गुणनफलों के संबंध से ए बी सी या ए बी सी डी निर्धारित करके एक बहुपद प्राप्त किया जाता है।
अब देखिए ये बहुपद के लिए भाग एल्गोरिदम हम वास्तविक संख्या में पढ़े थे, उसी तरह यहाँ पढ़ेंगे। देखिए Rx0 या Rx का घात जो होगा Gx के घात से क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। ये फार्मूला याद रखना आप सभी का, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। यदि पी एक्स क्यू एक्स से विभाजित हो तो पी एक्स बाई क्यू एक्स का घात जो होगा पी एक्स का घात, उसमें क्यू एक्स के घात को घटा देंगे तो निकल जाएगा। यदि पी एक्स से में क्यू एक्स से भाग देने पर बहुपद जी एक्स प्राप्त होता है और शेषफल बहुपद आर एक्स हो तो जी एक्स का घात निकालने के लिए क्या करेंगे, पी एक्स का घात माइनस क्यू एक्स का घात एवं आर एक्स का घात जो होगा क्यू एक्स के घात से क्या होगा, छोटा होगा। प्रायः देखा गया है कि भाज पी एक्स का घात भाजक क्यू एक्स के घात से अधिक या इसके बराबर लिया जाता है। यदि घात पी एक्स घात क्यू एक्स मतलब पी एक्स का घात अगर क्यू एक्स के घात से छोटा हो तो पी एक्स का जो घात हो जाता है आर एक्स के बराबर हो जाता है, जहाँ पी एक्स भाज्य है, क्यू एक्स भाजक है और आर एक्स शेषफल है। और जी एक्स तो आप सभी लोग जानते हैं कि जी एक्स क्या है, जी एक्स भागफल है। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण की कुछ शर्तें होते हैं। यदि ए बाई डी इक्वल नोट बी बाई ई दिया गया है तो हलों की संख्या क्या होता है, तो एक और केवल एक हल होगा। युग्म का नाम क्या होगा, इस स्थिति में युग्म अवरोधी कहलाते हैं। यदि सभी बराबर होगा मतलब ए बाई डी बराबर बी बाई ई बराबर सी बाई एफ तो अनगिनत हल होंगे और इस स्थिति में युग्म का नाम क्या होगा, आश्रित होगा। यदि ए बाई डी देखिए यहाँ पे बराबर दिया गया है तो यहाँ पे ए बाई डी बराबर बी बाई, यहाँ पे भी इक्वल नोट हो सकता है और मतलब सभी में इक्वल नोट हो जाएगा। ए बाई डी इक्वल नोट बी बाई ई इक्वल नोट सी बाई एफ तो इसमें क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें क्या ये सही दिया गया, बुक में आपका ये सही दिया गया। यदि ए बाई डी बराबर बी बाई ई इक्वल नोट सी बाई एफ तो कोई हल नहीं होगा। इस युग्म में इस स्थिति में युग्म का विरोधी हल कहला मतलब विरोधी होगा। इस युग्म का नाम क्या होगा, विरोधी होगा। आप इस सभी लोग देख लेना, उतना नहीं है, लेकिन ये आप सभी को देख लेना है कि रैखिक बहुपद का समान रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी एक्स, जहाँ ए इक्वल नोट जीरो। यदि द्विघात बहुपद का समान रूप देखना है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर इतना होता है। यदि किसी बहुपद का शून्यांक एक्स बराबर ए होगा तो उसमें उस बहुपद जिस रूप में हो अगर ए का मान रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वे बहुपद जीरो के बराबर हो जाएगा। लेकिन बहुपद का केवल एक शून्यंक होता है। रैखिक बहुपद का जो होता है शून्यंक एक होता है। एक द्विघात बहुपद के वास्तविक शून्यंकों की अधिकतम संख्या क्या होता है, दो होता है। एक त्रिघात बहुपद के शून्यंकों की अधिकतम संख्या जो होता है तीन होता है। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के रूप हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंक हो तो शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बाय ए होता है। शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय होता है। ये सभी को आप सभी को क्या करना है, इस जितने भी पॉइंट आपको दिख रहा है ये सभी पॉइंट को याद कर लेना है। इन सभी पॉइंट को अगर याद कर लेते हैं और एग्जाम से पहले देख के जाते हैं तो 100% है कि आप सभी का ऑब्जेक्टिव लगभग लगभग जो पढ़ लिए हैं सभी ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। अब देखिए कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो अवरोधी युग्म मतलब अगर दो ग्राफ दिया गया एक दूसरे को काटती है तो वे युग्म अवरोधी कहलाते हैं और उसमें केवल एक हल जो काटान बिंदु के भुज कोटि से प्राप्त होती है। यदि एक दूसरे के समांतर हो तो वे युग्म विरोधी कहलाते हैं और उसमें कोई हल नहीं निकलते। यदि एक दूसरे के संपाती हो तो आश्रित युग्म अनगिनत हल होंगे। अब देखिए कुछ द्विघात बहुपद के रिलेशन दिए गए हैं कि आपका बहुपद इस रूप में होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो जीरो। तो इसका विवेचक दिया गया है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो से बड़ा है तो मूलों की जो प्रकृति होगी वास्तविक और असमान होगी और मूलों के जो मान होंगे जो मान निकालते हैं फार्मूला से कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए। अब देखिए क्या होता है कि
विवेचक निकालने के लिए एक फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, तो इसके मूलों के जो प्रकृति होते हैं ये क्या होता है, वास्तविक और बराबर होते हैं, और मूलों के जो मान होंगे -b/2a, -b/2a। अब देखिए एक कंडीशन फिर बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा हो, तो इस कंडीशन में मूलों की प्रकृति जो होगा वास्तविक नहीं होगा, और वास्तविक मान भी नहीं निकलेगा इसका। अब देखिए समांतर श्रेणी का मतलब अगर पूछ दिया आपका नम्मा, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां ये सब पद अगर पूछ दे निकालने के लिए, तो टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ये ए क्या है, प्रथम पद है, और एन क्या है, पदों की संख्या, और डी क्या है, सर्वांतर है, मतलब दो पद के बीच का अंतर है। अब देखिए समांतर श्रेणी में लगातार अगर तीन संख्या मानना हो तो उसे कैसे मानते हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। समांतर श्रेणी में चार संख्या अगर मानना हो लगातार तो कैसे मानेंगे, अल्फा माइनस 3 बीटा कोमा अल्फा माइनस बीटा कोमा अल्फा प्लस बीटा कोमा अल्फा प्लस 3 बीटा, इस तरह मानते हैं। समांतर श्रेणी में पांच पद अगर मानना हो तो क्या मानेंगे, अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। अब देखिए समांतर श्रेणी में आसन मतलब अगर पूछ दिया जाए 10 पदों का योग क्या होता है, तो इसमें कैसे निकालेंगे, आसन बराबर क्या दिया गया है, n/2 इंटू ए प्लस अल क्या गया दिया गया है, 10वां पद दिया गया है। अब देखिए अल का मान तो आप जानते हैं, एन पद क्या होता है, एन पद बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मान रख देने के बाद आपको फार्मूला इस तरह का मिलेगा, क्या मिलेगा, इस तरह का फार्मूला में। ये सभी जितने भी फार्मूला है आप सभी को देख लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होते हैं इनसे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया यदि, अब क्या है, नियामक ज्यामिति का कुछ फार्मूला है, यदि ए और बी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को बिंदु सी इतना m1:m2 के अनुपात में अंतर विभक्त करता है, तो सी के निर्देशांक इस तरह निकाला जाता है m1 × x2 प्लस m2 × x1 बटे m1 प्लस m2, और y नामक जो निकालेंगे m1 × y2 प्लस m2 × y2 बटे m1 प्लस m2। यदि ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु सी हो तो सी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। यदि ए बी सी के शीर्ष के निर्देशांक इतना इतना हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या करेंगे, x वाले सभी को जोड़ देंगे और 3 से भाग दे देंगे, और y वाले को जोड़ देंगे 3 से भाग दे देंगे। यदि ए बी सी के शीर्ष के निर्देशांक क्रम से इतना 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 हो तो ए बी बराबर इतना, सी ए बराबर इतना, सॉरी यहाँ पे बी सी है, बी सी बराबर ए दिया गया है, सी ए बराबर बी दिया गया है, ए बी बराबर सी। तो त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक क्या करेंगे, x1 में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी बी x2 में बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सी में x3 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब गुना करके, और a प्लस बी प्लस सी को जोड़ के भाग दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा, मेरा x वाला मान निकल जाएगा। उसी तरह y वाला का मान निकाल देंगे, ये निकल जाएगा आपका अंतः केंद्र के निर्देशांक निकल देंगे। अब ये है त्रिभुज का फार्मूला। त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, नामक ज्योमेट्री में 1/2 x1 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये क्या है, त्रिभुज का फार्मूला। और संरेख अगर प्रूफ करना है तो उसमें क्या करेंगे, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 निकल गया तो क्या दिक हो जाएगा, वो तीनों पॉइंट क्या है, संरेख। संरेख का मतलब होता है एक रेखा पे स्थित है। अब देखिए कुछ पॉइंट दिया गया है कि कैसे पॉइंट लेंगे तो धनात्मक आएगा क्षेत्रफल, और किस तरह पॉइंट लिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। इन सभी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो आप सभी को ये देख लेना। और हमेशा क्या करना है, क्षेत्रफल को एग्जाम में पॉजिटिव लिखना है मॉड लगा के, जिसको बोलते हैं निरपेक्ष मान लिखना है। क्या लिखना, निरपेक्ष मान ही हमेशा लिखना है आप सभी को।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्षेत्रमिति का फॉर्मूला। घन और घनाभ। देखिए घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फार्मूला है। एल से लंबाई को, बी से चौड़ाई को और एच से ऊंचाई को डिनोट करते हैं। अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तो वो घन हो जाते हैं। तो घन के विकर्ण बराबर क्या फार्मूला होता है, रूट 3 इंटू एल होता है। घनाभ का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ये लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये क्या होता है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर घन का आयतन बराबर यदि किसी घन के किनारे की लंबाई अर्थात भुजा अल अल दिया गया है तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे तो क्या निकलता है, एल क्यू निकलता है, मतलब भुजा क्यू। और घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या निकलता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर निकलता है। क्या निकलता है, 6 गुना भुजा 6, इसीलिए क्योंकि उसका क्या होता है, 6 सतह होते हैं, 6 सतह, इसीलिए 6 से मल्टीप्लाई। अब देखो समबेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर क्या होता है, त्रिज्या होता है, एच क्या होता है, बेलन का ऊंचाई होता है। और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होता है। ये क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर क्या है, बेलन की त्रिज्या होता है और एच क्या होता है, उसकी ऊंचाई होता है। अब शंकु में आते हैं। शंकु में देखिए एच क्या होता है, ऊंचाई होता है, आर क्या होता है, त्रिज्या होता है, और तिर्यक ऊंचाई एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई ऊंचाई और आपका त्रिज्या में रिलेशन। तो क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, मतलब डायरेक्ट याद रख लीजिए, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना समझना नहीं है। पाई आर एल क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। गोला, गोला में क्या है, अगर गोला का त्रिज्या दिया गया है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर त्रिज्या निकालना, अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है तो रूट अंडर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे 4 पाई होता है। व्यास निकालना है तो रूट अंडर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे पाई होता है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब गोले के छिलके का, मतलब छिलके का आयतन, मतलब उसे काट के निकाल दिया जाए तो बचे हुए भाग का अगर आयतन निकालना है तो गोलाकार छिलके का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई इंटू आर क्यू माइनस आर स्क्वायर। देखिए ये बाहर वाला और अंदर वाला दिया गया है आयतन। अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए कुछ शेप दिया गया है, अगर लंबवृत्तीय बेलन के साथ अर्धगोला बनाना है तो किस तरह बनाएंगे, लंबवृत्तीय शंकु और अर्धगोला का संयोजन इस तरह बनता है। घनाभ और लंबवृत्तीय बेलन का संयोजन इस तरह बनता है। लंबवृत्तीय शंकु और बेलन का संयोजन इस तरह बनता है। ये कुछ फिगर आप सभी को देख के जाना। अब देखिए यहाँ पे छिन्नक से भी क्वेश्चन आता है क्षेत्रमिति में। तो शंकु के छिन्नक का आयतन क्या आता है, 1/3 पाई आर एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये देखिए R2 जो है ऊपर वाले भाग जो छोटा दिख रहा है उसका त्रिज्या है, और R1 क्या होता है, नीचे वाले भाग जो बड़ा वृत्त के समान जो दिख रहा है फिगर, उसका त्रिज्या है। आज क्या होता है, छिन्नक की ऊंचाई होते हैं, हम तिरछी ऊंचाई बराबर जो फार्मूला होते हैं, एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। R1 बड़ा वाला भाग का त्रिज्या है, ये आपको यहाँ पे लिखा गया। और देखिए छिन्नक का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब एक ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल को क्या कर देना है, जोड़ देना है। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। ये सभी को क्या करना है, आप सभी को देख के जाना। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। और त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बटे 2 पाई आर। ये सभी फार्मूला देख लेना है आप सभी को। अर्धवृत्त की परिमिति बराबर, ये तो देखना ही आपको क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। अर्धवृत्त की परिमिति बराबर जो फार्मूला होता है, पाई प्लस 2 इंटू आर।
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का परिमिति। अगर व्यास दिया गया है तो इस टर्म में आप सभी को देख लेना है। अब देखिए चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, पार थीटा बटे 180, पार थीटा बटे 180, ये चाप की लंबाई निकल जाएगा। अब त्रिकोणमिति में कुछ मान दिया गया है, साइन थीटा, ये सभी देख लेना है। आप सभी को क्या करना है, ये सभी देख लेना है अच्छे से। क्या करना, ये सभी अच्छे से देख लेना है, पोज पोज कर करके देख लेना। अगर पूरा डिटेल में अगर दे तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब देखिए इसको समझा, साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, जब थीटा बढ़ता है तो इसका मान भी बढ़ता है। कॉस थीटा, कोट थीटा और कॉसेक थीटा, जब 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 थीटा घटेगा तो इसका मान भी घटेगा। सॉरी, जब थीटा का मान बढ़ता है तो उसका मान क्या होता है, घटता है। यदि ए बड़ा हो बी से तो साइन ए बड़ा होगा साइन बी से, टेन ए बड़ा होगा टेन बी से, सेक ए बड़ा होगा सेक बी से, उसी तरह कॉस में होगा। ये सभी देख लेना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ये सब फार्मूला को देख लेना है। आप सभी को क्या करना है, ये जितने भी फार्मूला टेन थीटा में सभी फार्मूला को देख लेना है, जितने भी फार्मूला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए बारंबारता का फार्मूला दिया गया है, ये सब बारंबारता का नहीं, ये क्या है, माध्य का फार्मूला है। ये सभी फार्मूला आप सभी को देख लेना, क्योंकि इन सभी को अगर डिटेल से एक्सप्लेन करें तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए इसी तरह आप सभी को देखना और पोज करके इन सभी को एक बार एग्जाम से पहले देख के जाना है, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ये सभी, ये क्या है, माध्यिका है, माध्यिका का फार्मूला है, इन सभी को देख लेना है एक बार। ये बहुलक का फार्मूला है, बहुलक को भी देख लेना। और किसे देखिए एग्जाम में तभी बनेगा जबकि आप नोट क्या है, आप -1 क्या है, आप 1 क्या है, आई क्या है, इन सभी के बारे में आपको पता रहेगा। इसलिए इन सभी के बारे में अच्छे से याद करके जाना है क्या है। नहीं तो आपको देखिए बहुत सिंपल होता है, अगर इसके बारे में पता ना हो, फार्मूला पता ना हो, क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसीलिए इसको देख के किसी घटना ई के सैद्धांतिक प्रायिकता यही दिया गया। देखिए ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। संभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। किसी घटना ई की प्रायिकता प्रायिकता एक संख्या पी ई इस प्रकार होती है कि देखिए घटना कोई भी घटना होगा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, और या तो 1 के बराबर होगा या तो 1 से कम होगा। किसी प्रयोग की सरल घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। ये सभी देख लेना है। तो आपका 10th क्लास का जो मैथ सब्जेक्ट है उसका फार्मूला लगभग लगभग सभी कवर कर लिया। आप सभी को एग्ज़ाम से पहले इसे देख लेना है। देखने के बाद आप सभी का लगभग लगभग सारे ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे। ये तो कन्फर्म है, ये वीडियो देखने के बाद आप सभी का 40+ है, कन्फर्म है आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय करिए और हंसी खुशी एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू।